Namaskar, Balorajo. A very good evening, everyone, guys, and I welcome you to a very important session. आप सबका स्वागत है आज की क्लास में जहां हम ग्रामर बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, पूरे 30 क्वेश्चंस। ऑलरेडी आप लोगों के साथ मैंने एक क्लास शेयर किया था, इफ़ यू रिमेंबर, एंड दैट क्लास वाज बेस्ड ऑन 30 फिलर क्वेश्चन, बट उस क्लास में हमने वोकैब बेस्ड क्वेश्चन किए थे, जिस क्वेश्चन में आप लोगों ने बहुत बहुत मेहनत करी एंड यू फिगर्ड इट आउट कि भैया वोकैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आपको रीड करना पड़ता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू ग्रामर में हमारा जो नॉलेज है वो रूल्स पर आधारित होता है। यानी अगर आपको रूल्स पता है तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एंड आई एम प्रिटी श्योर आप लोग आज की क्लास बहुत एंजॉय करोगे क्योंकि हम बहुत सारे रूल्स भी रिवाइज करेंगे इन द मीन टाइम। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। हियर वी गो चिल्ड्रन। सबसे पहले, नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट ही इज, ही कैन नॉट डैश एक्सपीरियंस। No matter how intelligent he is, he cannot dash experience. क्या होगा? बोल रहा है कि वो चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो बट वो एक्सपीरियंस को मैच नहीं कर सकता। टेक ओवर करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एनेक्स करना, किसी चीज़ को जब्त करना। तो अगर आप सीज करते हैं, यू टेक ओवर। आई हैव टेकन ओवर दी यू नो एज आई हैव टेकन ओवर दिस ए कंपनी, द कंपनी ABC, है ना। तो टेक ओवर करने का मतलब होता है जब्त करना, एनेक्स करना। सब्सटीट्यूट, ही कैन नॉट सब्सटीट्यूट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को कोई सब्सटीट्यूट कर सकता है क्या कि एक्सपीरियंस नहीं है तो चलो कुछ और भी चलेगा? नो। कॉम्पनसेट नहीं, ही कैन नॉट मेक अप फॉर। मेक अप फॉर का मतलब भी यहाँ पर कॉम्पनसेट करना होता है। ही कैन नॉट मेक अप फॉर एक्सपीरियंस मतलब ही कैन नॉट, बेसिकली ना, द वर्ड कॉम्पनसेट इज फॉर मनी। दिस मेकअप फॉर कैन बी यूज इन डिफरेंट सेंसेस। तो आप बोल रहे हो कि वो इंटेलिजेंट भले है बट वो एक्सपीरियंस को मेकअप नहीं कर सकता। यू कैन नॉट मेकअप फॉर एक्सपीरियंस। इफ समवन हैज एक्सपीरियंस, ऑफकोर्स ही हैज एन अपर हैंड, है ना। सो दैट इज वॉट मेकअप फॉर हियर स्टैंड्स फॉर। द आंसर हैज टू बी बी। नंबर 2, द जज ordered that the defendant dash immediately. What is the answer? It's a very important question, children. देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में द जज ऑर्डर्ड दैट, ऑर्डर्ड यानी कि एक्शन हमारा पास्ट टेंस का है ना, पास्ट इंडेफिनिट का एक्शन है। तो आपके क्वेश्चन में बोला कि जज ने ऑर्डर किया कि जो डिफेंडेंट है उसको अभी रिलीज करो, इसीलिए इज गलत है। हैड बीन रिलीज, दैट द डिफेंडेंट हैड बीन रिलीज इमीडिएटली। हैड बीन क्यों जाएगा? हैड बीन का सेंस तो तब होगा जब पास्ट परफेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में जाएगा। नो। अब दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है मैम, या तो बी होगा या तो सी होगा। द डिफेंडेंट बी रिलीज्ड इमीडिएटली, वॉज रिलीज्ड नहीं हो सकता। दैट द डिफेंडेंट वॉज रिलीज्ड, नो। आपने कहा कि डिफेंडेंट को अभी छोड़ो, वॉज रिलीज्ड नहीं जाएगा, लाइक रिलीज हिम नाउ। तो वहां पे बी मतलब वो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, रिलीज्ड। ही ऑर्डर्ड द डिफेंडेंट बी रिलीज्ड इमीडिएटली, कि वो, जैसे ये सेंस है टू बी रिलीज्ड इमीडिएटली, इसका सेंस है टू बी रिलीज्ड इमीडिएटली। सो ये टू बी का सेंस है बी रिलीज्ड, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो वॉज गलत हो गया, आंसर आपके क्वेश्चन का बी होगा। दिस इज नंबर 3। By the time you arrive, the meeting dash over. दो बार ओवर हो नहीं सकता, देखो ओवर ओवर दो बार तो जा नहीं सकता। सो दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। अब बाकी ऑप्शंस देखो। व्हाट इज द आंसर? आपने बोला जब तक
तुम आओगे, बाय द टाइम यू अराइव, मीटिंग खत्म हो चुकी होगी। अगर हम विल बी यूज करते तो हम लिखते दिस विल बी डन, तो हम लिखते दिस विल बी डन, है ना, विल बी डन, मतलब ये हुआ नहीं है, ये होगा, ये फ्यूचर है। बट आप बोल रहे हो जब तक तुम आओगे मीटिंग तो खत्म हो गई होगी, तो विल बी गलत हो गया, विल बी ओवर नहीं हो सकता। विल हैव ओवर, विल हैव के बाद क्या, बीन, विल हैव बीन ओवर। यहां पे हैव बीन क्यों आया, क्योंकि ये सिग्निफाई कर रहा है कि मीटिंग भी ओवर है। तुम तो लेट आओगे ही, जब तक तुम आओगे फ्यूचर में मीटिंग हम खत्म कर चुके होंगे, तो मीटिंग विल बी ओवर नहीं होगा। विल बी का मतलब तो होता है दिस, अभी ये होगा, हो गया होगा, तो आप बोलोगे द मीटिंग विल हैव बीन ओवर, तब तक मीटिंग भी ओवर हो चुका होगा। द आंसर हैज टू बी बी। इज दैट क्लियर? दिस इज नंबर 4. But for your help, I dashed the project on time. This is a very tricky question. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा मैम बट फॉर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ कैसे, लग रहा है ना। देखो, इसमें हम लोग कई बार क्या जानते हैं कि बट का यूज़ अक्सर हम कॉन्ट्रडिक्शन में करते हैं। किस में करते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन में, राइट। जैसे ही इज़ गुड बट हिज सिस्टर इज़ बैड, कॉन्ट्रडिक्शन। बट अगर आपके क्वेश्चन में बट फॉर आ जाता है तो बट फॉर इज इक्वल टू रीजन। जैसे I would have reached the party on time. मैं पार्टी ऑन टाइम आता but for the traffic. but for the traffic. अब आप मुझे बताइए ये टाइम पे पहुंचा या नहीं पहुंचा? I would have reached the party. I would have reached मतलब मैं नहीं पहुंचा. I would have reached the party on time. मैं तो टाइम से पहुंच जाता but for the traffic. But for the traffic मतलब because of the traffic I could not reach. तो but for का मतलब होता है a negative reason. तो आपने क्या बोला? but for your help. यहां पर but for इस क्वेश्चन में नेगेटिव रीजन है, आपके क्वेश्चन में हेल्प पॉजिटिव है. अगर तुमने हेल्प ना किया होता आई वुड नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका थर्ड कंडीशनल में जा रहा है. आई विल हैव टू हाइड माई सेल्फ. ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का थर्ड कंडीशनल में जा रहा है, जहां पर हम हमेशा क्या कहते हैं कि अगर आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है व्हाटसोएवर रीजन से स्टार्ट हुआ है, तो जो कॉन्सिक्वेंस बनता है, वो होगा वुड हैव प्लस V3. तो यहां पर हम बोल रहे हैं बट फॉर योर हेल्प. अगर तुमने हेल्प ना किया होता आई वुड नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. तो मेरा प्रोजेक्ट टाइम पे कभी कंप्लीट नहीं होता. आई वुड नॉट नहीं हो सकता. तुमने बोला, तुमने हेल्प किया इसलिए प्रोजेक्ट में कंप्लीट कर पाया, नहीं तो नहीं कर पाता. तो वुड नॉट कंप्लीट का मतलब होगा कि आई वुड नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट मतलब मैं कंप्लीट, ये प्रोबेबिलिटी में ले लेगा. हैड नॉट कंप्लीटेड मतलब हुआ ही नहीं. वॉज नॉट कंप्लीटिंग, ये तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है, कहां पे पता नहीं. सो द आंसर हैज टू बी बी. एलिमिनेशन करो, आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. हैड इट नॉट बीन फॉर हिज, सेम थर्ड कंडीशनल एक और बार आ रहा है आपके पास. थर्ड कंडीशनल, had it not been for his timely intervention, this situation dash out of control. Is each one done trying? Let's have a quick look on the questions, children. Simple सा sentence है, simple सा आंसर होगा.
थर्ड कंडीशनल को लिखने के दो तरीके होते हैं, हमेशा याद रखिएगा. देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग इट. पहला, अगर आपके क्वेश्चन में इफ है, सब्जेक्ट है, हैड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो होगा वुड हैव प्लस V3. सेकेंड, अगर आपका क्वेश्चन हैड से स्टार्ट है, सब्जेक्ट है और V3 है, जो कि देखो यहाँ पे है, इट यहाँ पर सब्जेक्ट है, बीन यहाँ पे V3 है, हैड से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, आपका कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर भी वुड हैव V3 होगा. वो कौन सा ऑप्शन है जहां वुड हैव एक साथ है? वुड हैव. पहले वाले में विल हैव है. विल कब जाता है? फर्स्ट कंडीशनल में. विल और शैल का यूज फर्स्ट कंडीशनल में होता है. वुड गो होगा नहीं, क्योंकि वुड हैव गॉन इज द राइट आंसर. यहाँ V3 आना चाहिए था, सो द आंसर हैज टू बी सी. हैड गॉन अकेले नहीं आएगा, वुड हैव गॉन इज द ओनली आंसर जब आप कॉन्सिक्वेंस डिफाइन करते हो. इज दैट क्लियर? I want your scores out of 5 children. This is question number 6. Little dash that the proposal would be accepted unanimously. What is the answer? Is it done? Okay, let's have a quick look children. The answer is what? आपको यहाँ क्वेश्चन में वुड के साथ हैव दिखा, वुड हैव बीन है नहीं ना, तो हैड ही एक्सपेक्टेड होगा? नो. आप क्या बोलोगे? लिटिल डिड ही एक्सपेक्ट. क्वेश्चन में वुड लिखा हुआ है, लिटिल ही एक्सपेक्टेड नहीं हो सकता. लिटिल के बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए था, तो आंसर होगा डिड ही एक्सपेक्ट. और डिड के साथ वैसे भी V1 जाएगा, एवरीवन नोज इट. लिटिल ही हैड एक्सपेक्टेड, हैड ही एक्सपेक्टेड ये तो गलत ग्रामर है. ये होता तो चल जाता, बट यहाँ फिर वुड हैव बीन एक्सेप्टेड यूनानिमसली होना चाहिए था, बिकॉज थर्ड कंडीशनल लग जाता, जो कि नहीं है. तो सिंपल पास्ट में क्या लिखोगे? लिटिल डिड ही एक्सपेक्ट दैट द प्रपोजल वुड बी एक्सेप्टेड यूनानिमसली. Unanimously is a vocabulary here, just which means to do. Oh, just a second. To do together. अगर आप ठीक है, so if you are working unanimously, you're working unitedly, you're working together, you're working in tandem, तब हम बोलते हैं you're working unanimously. ठीक है, in together, unity, concord. Out of 6 आपको scores याद हैं तो लिख लीजिए. This is number 7. She had she taken the right turn? She, you know the answer. Had वाला आंसर हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं. What is the answer?
Is it done, everyone? Okay, here we go, here we go, here we go. The answers are already here. Third conditional, फिर से. Now you will never go wrong. Had के बाद आपका subject आ गया, फिर verb का third form. She would not have been lost. वो कभी नहीं हारी होती. She would not have been lost. Would have आएगा ही आएगा. ठीक है, क्योंकि थर्ड कंडीशन है. wouldn't be, wasn't, isn't, is not an answer. It has to be B. I want your scores out of 7. This is number 8. Were he to accept the offer, he dash move abroad. Were he to accept the offer. अब ये किससे स्टार्ट हो रहा है? Where. Where क्या है? सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब लगाओ. इजी. Is everyone done? भैया वर, अब ये हैड से तो स्टार्ट है नहीं. दिस हैज स्टार्टेड विद सिंपल पास्ट टेंस. वर ही टू एक्सेप्ट द ऑफर, अगर उसको एक्सेप्ट करना है, ही मस्ट मूव अब्रॉड. मस्ट का मतलब कंपल्शन होता है. यू मस्ट डू दिस. दिस इज कंपल्शन. क्या यहाँ पे कंपल्शन जाएगा? नो. ही शुड मूव अब्रॉड, उसको मूव कर जाना चाहिए, है ना. ये तो हो गया आपके लिए obliged. You are obliged to do this. No. He would. simple past. He will move abroad की जगह would लगा दो क्योंकि sentence past tense में है. might होगा नहीं. Answer is he would move abroad. Were he to accept the offer, he would move abroad. मतलब वो abroad जा चुका होता अगर उसको offer accept करना होता तो. अगर ऑफर एक्सेप्ट करना होता, ही वुड मूव अब्रॉड, तो वो अब्रॉड चला गया होता. वुड हैव नहीं आएगा क्योंकि यहां हैड नहीं है. ठीक है. आउट ऑफ 8 आपको अपना स्कोर लिखना है. दिस इज नंबर 9. द मोमेंट शी डैश द न्यूज शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स. द मोमेंट लिखा है तो द मोमेंट यानी प्रेजेंट मोमेंट. यू आर लिविंग इन द मोमेंट. प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? ये एक्शन सबको देखो सिंपल पास्ट में जा रहा है. शी ब्रोक डाउन. ब्रोक डाउन का मतलब इन पीसेस नहीं होता. ब्रोक डाउन मतलब शी स्टार्टेड क्राइंग. हियर्स होगा? नहीं. हियर्स मतलब तो वो अभी भी सुन रही है. नो. हैड हर्ड. हैड तब जाता है जब ये पास्ट का पास्ट होता. ये एक्शन सिंपल पास्ट में है. शी वॉज हियरिंग, past continuous, not possible. The moment she heard the news, she broke down in tears. ये भी present indefinite का sense है. ये भी present indefinite का sense है. Is that clear? The answer has to be D. Out of 9, I want your scores. This is number 10. If only she dash more time, she would have revised better. ये तो आप लोगों के साथ होता है एग्जाम में. What is the answer?
Is everyone done trying? Everyone, let's have a quick look, children. ये क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि आप लोग दो ऑप्शंस में अटक रहे होंगे. इफ ओनली शी हैज़ हैड मोर टाइम हो नहीं सकता क्योंकि हैज़ प्रेजेंट टेंस में है. यहाँ देखो क्या लिखा है, शी वुड हैव रिवाइज्ड बेटर, तो ये भी तो थर्ड कंडीशनल का ही पार्ट है. वुड हैव हैड दो बार वुड एक ही सेंटेंस में आएगा नहीं. अब दो ऑप्शन है, क्या हो सकता है, इसको कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस में तोड़ा जा सकता है. बट आपके क्वेश्चन में क्योंकि लिखा हुआ है कि यहाँ पर वुड हैव ऑलरेडी मेंशन्ड है तो आप हैड भी करेक्ट होता है और हैड भी करेक्ट होता है. अब आप एग्जाम हॉल में क्या करके आओगे, डू यू नो हैड इज ऑल्सो करेक्ट हियर. इफ अगर आपका क्वेश्चन होता इफ ओनली शी हैड मोर टाइम, यहाँ ओनली लग गया. देखो अगर आपके क्वेश्चन में इफ शी हैड मोर टाइम लिखा जाता, इफ शी हैड मोर टाइम लिखा जाता तो आप क्वेश्चन में लिख देते शी वुड हैव रिवाइज्ड बेटर. ठीक है, दिस इज राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड, ओके. बट क्योंकि यहाँ पर ओनली लिखा है, ओनली का मतलब होता है कि आप टाइम, उसके पास ओनली क्या होना चाहिए था, टाइम. आप टाइम को ज़्यादा स्पेसिफाई कर रहे हो ना. सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्पेसिफाई, यू आर ट्राइंग टू ले एम्फोसिस, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस योर एम्फोसिस ऑन टाइम इटसेल्फ, आप वहाँ पर हैड का यूज़ करोगे बिकॉज द टाइम हैज़ बीन मेड स्पेसिफिक. योर मोर एम्फोसिस, यू ले मोर एम्फोसिस, मोर स्ट्रेस ऑन टाइम. अगर ये सेंटेंस में ओनली नहीं होता तो हैड वुड हैव बीन करेक्ट बिकॉज ओनली टाइम के बारे में रेफर कर रहा है, आपको हैड लगाना पड़ेगा. द आंसर टू दिस क्वेश्चन हैज टू बी सी. नेगेटिव मार्किंग से बहुत बच के रहना है, तो वो ऑप्शंस जिनमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है आप वो नहीं करोगे. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. इसको ट्राई करिए. सच डैश द इम्पैक्ट ऑफ द स्पीच that the audience was left speechless. Such that, so that का इंग्लिश में पेयर होता है एडजेक्टिव्स में. सेंटेंस क्या है, द ऑडियंस वॉज लेफ्ट स्पीचलेस. वॉज यानी सेंटेंस किस में है, पास्ट टेंस में. तो आप क्या बोलोगे, हैज बीन, सिंपल पास्ट है. हैड बीन, इज तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा. नो नो नो, द आंसर इज वॉज. सच वॉज द इम्पैक्ट ऑफ अ स्पीच दैट द ऑडियंस वॉज लेफ्ट स्पीचलेस. उसकी स्पीच का इम्पैक्ट इतना हैवी था कि ऑडियंस एकदम बोल ही नहीं पाई. आई वॉन्ट योर स्कोर्स आउट ऑफ 11. दिस इज नंबर 12. ही बिहेव्स एज इफ ही डैश द कंपनी. He behaves as if he dashed the company. Very tricky. But there is a very easy rule. Do that. देखो, this again is a conditional sentence. ये भी एक conditional सेंटेंस है. देखो कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में इफ, एज इफ आता है तो ये तब आता है जब आपके क्वेश्चन में किसी भी टाइप का हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. व्हेन यू हैव अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है, समथिंग विच इज अनरियल, ठीक है, समथिंग विच इज जस्ट इमेजिनरी. अगर कोई चीज इमेजिनरी है, अनरियल है, हाइपोथेटिकल है, तो इफ या एज इफ का यूज करते हैं. जैसे इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई. आई वुड फ्लाई. कभी भी कंडीशनल सेंटेंस अगर आएगा तो पास्ट टेंस में लेंगे. हम कभी प्रेजेंट टेंस नहीं लिख सकते. हम कभी कभी कहते हैं ना कि चिल्ला तो ऐसे रहा है जैसे मेरे पापा हैं, बोल तो ऐसे रहा है जैसे मेरा बॉस है, बोलते हैं ना. तो क्या वो तुम्हारा बॉस है? नहीं, वो ऐसे बॉस की तरह चिल्ला रहा है. जैसे आप कहते हो ना, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, तो तुम प्राइम मिनिस्टर हो? नहीं ना. अगर तुम होते तो, अगर होते तो, तुम हो तो नहीं ना. तो जब भी कभी अनरियल, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है जो कि जिसका होना तय नहीं है, तो हमेशा पास्ट टेंस जाएगा. अब आपको आंसर पता है, इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, है ना. ही शाउटिंग एज इफ ही वर माई बॉस,
राइट? तो आंसर यहाँ ओन्स तो नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि ओन्स प्रेजेंट टेंस में है, नॉट पॉसिबल मैम। हैज ओन्ड, हैज क्यों जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस डालो ना, ओन्ड। विल ओन तो फ्यूचर चला जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। देयर इज ओनली वन आंसर टू द क्वेश्चन, इट हैज टू बी बी। ही बिहेव्स एज इफ ही ओन्ड द कंपनी, ऐसे बिहेव करता है जैसे वो ओन करता है कंपनी को। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नंबर 13, दिखने में लगेगा कि प्रेजेंट है, बट एक्चुअली इट ऑलवेज टेक्स पास्ट टेंस। इस पे भी 2 रूल्स हैं, एक ही क्लास में दोनों रूल्स हो जाएगा। देखो, अगर आपके क्वेश्चन में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं, तो इसका एक रूल है, ये बोलता है कि अगर आपके पास इसके बाद कोई सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होगा। वर्ब कौन से टेंस में होगा? पास्ट टेंस। फिर ये कहता है कि मैम लेकिन अगर सेम एक्सप्रेशन के साथ इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के साथ अगर कोई वर्ब नहीं आएगा, अगर सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट वर्ब है, तो ये वर्ब 2 + V1 आएगा। जैसे आई हैव टू हाइड माई सेल्फ, आपने बोला इट इज हाई टाइम शी, देखो यहां सब्जेक्ट आ गया है, शी स्टार्टेड रीडिंग। भैया एग्जाम्स आ गए, इट इज हाई टाइम शी स्टार्टेड रीडिंग, देखो वर्ब सेकेंड फॉर्म में, पास्ट टेंस। लेकिन इट इज हाई टाइम टू रीड या टू स्टार्ट रीडिंग, टू स्टार्ट रीडिंग, दोनों में से आप कुछ भी बिठा सकते हो। टू स्टार्ट रीडिंग, यहाँ स्टार्ट भी वर्ब है, देखो यहाँ 2 + V1 आया। तो आपने रूल क्या सीखा? आपने सीखा कि अगर इसके बाद सब्जेक्ट है तो वर्ब पास्ट टेंस में होगा, यानी V2। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सीधा 2 + V1। तो इट इज हाई टाइम के बाद यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट दिख रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे V2 आएगा, V2 में आंसर आएगा टुक। ठीक है, वी टुक एक्शन टू एड्रेस द इशू। टेक प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा, टेकिंग और टेकन हो नहीं सकता। वी टुक एक्शन टू प्रेजेंट टू एड्रेस द इशू इज द ओनली आंसर। इज दैट क्लियर? एवरीवन सॉर्टेड? कोई दिक्कत? पक्का? लेट अस प्रोसीड फर्दर। Number 14. If she dash any later, she would have missed the bus. Would have. You know the answer, children. Come on. If she के बाद क्या आएगा? That is it. If she, हमने क्या सीखा है? If के बाद अगर सब्जेक्ट है तो had आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। Had arrived. If she had arrived any later, she would have missed the bus. अगर वो थोड़ा और देर करती तो बस मिस हो जाती। Is that clear? I want your scores out of 14. अगर आपको याद है तो लिख दीजिएगा। This is number 15. Not once the manager complained about the delays. अब देखो यहाँ complained नहीं लिखा है, complain लिखा है, यानी कि ये रेगुलर एक्शन है। ट्राई करो। हो गया सारे स्टूडेंट्स का। देखो यहां क्या लिखा है? कंप्लेन अबाउट द डीलेज, कंप्लेन अबाउट द डीले। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर दे दो आप। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हमको पहले समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है,
यहां पर अगर कंप्लेंड होता तो सेंटेंस पास्ट टेंस में चला जाता, बट द सेंटेंस इज, देखो कभी भी अगर कोई रेगुलर एक्शन हो, अगर कभी भी कोई हैबिचुअल एक्शन हो, ठीक है, कोई भी रेगुलर हैबिचुअल डेली एक्शन अगर है, अगर वो यूनिवर्सल एक्शन है, इफ इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, जो होगा ही होगा, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। वो कौन से टेंस में होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट इज ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि आज तक मैनेजर ने कभी डीले के लिए कंप्लेन नहीं किया, मतलब वो मैनेजर बहुत अच्छा है, वो कभी कंप्लेन नहीं करता। जैसे आप बोलते हो ना, आई रीड न्यूज़पेपर डेली, जैसे डेली लगा मतलब ये रूटीन एक्शन हो गया। देखो रीड V1 सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, शी रीड्स न्यूज़पेपर डेली प्रेजेंट टेंस V5। जब भी आपके क्वेश्चन में कभी भी ऐसा सेंटेंस आएगा जहां पर आपको देखकर ही समझ में आ रहा है कि वो प्रेजेंट है, वो रेगुलर एक्शन है, वो कभी गुस्सा नहीं होता, वो हम शी ऑलवेज कुक्स गुड फूड, तो वो हमेशा अच्छा खाना बनाती है ना। तो जब भी ऐसे एक्शंस होते हैं तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। इसको लिखोगे कैसे? डज आएगा नहीं, हैज आएगा, हैज तो कभी भी नहीं जा सकता, ये तो V3 ले देगा। विल फ्यूचर है, नॉट वंस डिड द मैनेजर, प्रेजेंट टेंस। कंप्लेन अबाउट द डिलेज, और यहां पर डिड जो है वो V1 लेता है, तो डी के साथ ये चला जाएगा कि आज तक। अब इसका रेफरेंस क्या है कि आज तक मैनेजर ने कभी डीले के ऊपर कंप्लेन नहीं किया। इज दैट क्लियर? आई वॉन्ट योर स्कोर्स आउट ऑफ 15. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 16. आई विश शी डैश मी बिफोर मेकिंग द डिसीजन. It's a very simple question. Hypothetical situation. I wish I become the prime minister. तुम्हारे चाहने से तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे क्या? I wish I were a princess. मेरे चाहने से हम प्रिंसेस हो जाएंगे क्या? नो, सिंपल चिल्ड्रेन। तो जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे आई विश, आई प्रेफर, आई लाइक, है ना, तो ये हमें, सॉरी आई लाइक, ये लाइक है ना, तो हमेशा ये क्या है? ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। दिस ऑल्सो इज अ काइंड ऑफ अ कंडीशनल सेंटेंस, और ये भी एक अनरियल सिचुएशन सिग्निफाई करता है। क्या सिग्निफाई करता है? अनरियल सिचुएशन। तो जब भी अनरियल सिचुएशन होगा, पास्ट टेंस, कंसल्ट प्रेजेंट, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये फ्यूचर हो गया, तो आंसर क्या बना? हैड कंसल्टेड। आई विश शी हैड कंसल्टेड मी बिफोर टेकिंग द डिसीजन। उसने डिसीजन लेने से पहले मुझसे कंसल्ट कर लिया होता। आई विश। द आंसर हैज टू बी C. Number 17. I regret my temper during the meeting. Is everyone done trying? देखो, I regret, याद रखिएगा कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमेशा अपने साथ जेरेंड को फॉलो करते हैं, जैसे रिग्रेट हो जाए, डिनाई हो जाए, ठीक है। आप इसके साथ कुछ और भी ऐड कर सकते हो। यू कैन से डीले, कंसिडर, अवॉइड, डीले, कंसिडर, अवॉइड, ये कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, ठीक है। एंजॉय, डिस्कस, फिनिश, एंजॉय, डिस्कस, है ना, तो फिनिश, ये कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं हमारे क्वेश्चन में जो हमेशा जीरेंड लेते हैं। जेरेंड का मतलब होता है V+ING फॉर्म, V4 इसको कहते हैं,
ठीक है, तो जैसे आई रिग्रेट डूइंग दिस, है ना, देयर इज अ डिले, दे डिलेड सबमिटिंग द प्रोजेक्ट, आई कंसिडर बाइंग दिस हाउस, अवॉइड डूइंग दिस, एंजॉय डूइंग दिस, ING लेता है। तो आई रिग्रेट टू लूज नहीं हो सकता, आंसर होगा आई रिग्रेट लूजिंग माई टेम्पर, मैं गुस्सा हो गया ड्यूरिंग द मीटिंग और इसको मैं रिग्रेट करता हूं। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? Everyone here in the comment section, please write down your scores out of 17. This is number 18. By next month, she dash for this company for 10 years. हो गया? चलो, by next month she dash for this company for 10 years. तो by next month मतलब ये फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में उसको कंपनी में काम करते करते 10 साल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे आप लोग क्वेश्चन का आंसर? शी विल बी वर्किंग, शी विल हैव वर्कड इन द कंपनी फॉर 10 years, उसका काम इतना हो चुका है, शी विल हैव वर्कड फॉर सो लॉन्ग। विल बी वर्किंग मतलब वो फ्यूचर में काम करेगी, नो। हैज वर्कड नहीं, ये फ्यूचर में जाएगा तो विल बिठाना पड़ेगा, विल वर्क जा नहीं सकता। बाय नेक्स्ट मंथ मतलब अभी ये हुआ नहीं है, ये होगा। शी विल हैव वर्कड फॉर दिस कंपनी फॉर 10 years. बाय द नेक्स्ट वीक, है ना, वी विल हैव नोन ईच अदर फॉर 2 months, आपको और मुझे 2 महीना हो जाएगा, है ना। So we will have known each other for 2 months. So that's it. This is how we write answers. ये फ्यूचर का एक्शन जा रहा है तो फ्यूचर टेंस में होगा। विल वर्क मतलब वो काम करेगी ना, वो काम कर चुकी है 10 साल तक। क्लियर? आउट ऑफ 18 आप लोग अपने स्कोर्स लिखो। दिस इज नंबर 19. Had she been more careful? What is the answer? You know the answer now. फट से आंसर दो। Had she been more careful, she dashed the accident. Third conditional. Would have avoided. यहाँ would है, have तो है नहीं। Would avoided होता है ना, would have avoided. Will नहीं जाएगा, avoids नहीं जाएगा. The answer is C. She would have avoided the accident. Superb, children. I want your scores out of 19. This is number 20. Neither of the players dash able to complete the match. आपको ये रूल हम पढ़ा चुके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। देखो, आपको मैंने रूल क्या पढ़ाया था कि अगर आपके क्वेश्चन में ईच ऑफ द, वन ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, अगर ये सब आता है तो हमने क्या सीखा है कि ऑफ की वजह से सब्जेक्ट को हमेशा प्लूरल रखना पड़ेगा। यस और नो, है ना। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। लेकिन द ट्विस्ट इज कि वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। वर्ब और प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होगा। वर्ब और प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होगा। तो इस क्वेश्चन में भी तो सिंगुलर होगा। देखो, ऑफ की वजह से प्लेयर्स प्लूरल हो गया, बट आंसर होगा वॉज एबल टू कंप्लीट द मैच, और कुछ नहीं जा सकता। क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट है, नीदर का क्या मीनिंग होता है? नीदर मतलब होता है ना तो ये ना तो ये, दोनों में से किसी को नहीं मिला, कोई कंप्लीट नहीं कर पाया। तो जब कोई नहीं कंप्लीट कर पाया तो प्लूरल होगा कैसे? वो तो वैसे भी सिंगुलर होगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या होगा? दैट हैज टू बी वॉज। आउट ऑफ 20 स्कोर्स लिखिए। दिस इज नंबर 21.
आई विश आई डैश द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड लास्ट ईयर. What is the answer? वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ट्रिकी है. अगर ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो छोड़ दो. देखो सिंपल लॉजिक कि आपके क्वेश्चन में अगर आई विश आ रहा है तो इसके साथ सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट पार्टिसिपल लेगा. सिंपल इजी एकदम. पास्ट परफेक्ट किसको बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट हैड को बोलते हैं. इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी V3, यस और नो. तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल दोबारा कौन सा है? हैड है. तो आई विश आई हैड हैड. आई विश आई हैड हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड लास्ट ईयर. आई हैड द अपॉर्चुनिटी भी गलत नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आई विश लगा चुके हो ना, तो हैड लगाओ. ठीक है? इज दैट क्लियर? आई वॉन्ट योर स्कोर्स आउट ऑफ 21. दिस इज नंबर 22. द बुक along with the magazines dash on the table. ये रूल भी आप लोग पढ़े हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में. मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, याद है? कि अगर हमारे क्वेश्चन में दो सब्जेक्ट विथ, along with, together with, अगर इन सब से कनेक्टेड होते हैं तो जो वर्ब होता है वो किसको फॉलो करता है? फर्स्ट सब्जेक्ट को. डू यू रिमेंबर दिस रूल चिल्ड्रन? तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? द बुक. और द बुक क्या है? सिंगुलर. अब मैगजीन से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैगजीन्स प्लूरल है, बट हमारा तो रूल ही कहता है ना कि फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करो. तो आप बोलोगे द बुक अलॉन्ग विद द मैगजीन्स इज ऑन द टेबल. आर, वेयर, हैव सब प्लूरल है, सिर्फ एक ऑप्शन है जो सिंगुलर है. तो आंसर क्या होगा? अगर आपके क्वेश्चन में विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, अगर इनसे क्वेश्चन एज वेल एज, अगर इनसे क्वेश्चंस में दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाएगा तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा. अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल. सिंपल. आई वॉन्ट योर स्कोर्स आउट ऑफ 22 चिल्ड्रन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 23. ही अवॉइडेड डैश अबाउट द इंसिडेंट. हो गया सबका कंप्लीट? डन रीडिंग? आ जाओ. ही अवॉइडेड डैश द इंसिडेंट. सेम लॉजिक. मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है कि कुछ वर्ब्स होते हैं. अवॉइड हो गया है ना, एंजॉय हो गया, कंसिडर हो गया, डिले हो गया, ये सब जेरेंड लेते हैं. कंसिडर, एंजॉय, डिले, ये कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग. डिनाई, डिस्कस, फिनिश, माइंड, डिनाई, सॉरी, डिस्कस, फिनिश, माइंड, ये कुछ रिस्क है ना, रिस्क, सजेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब, सजेस्ट, ये कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ जेरेंड को फॉलो करते हैं. ठीक है?
तो यहाँ पर जेरेंड आना चाहिए था। सेम लॉजिक, तो जेरेंड मतलब V+4 है ना। तो ही अवॉइडेड टू स्पीक नहीं होगा, ही अवॉइडेड स्पीकिंग अबाउट द इंसिडेंट। वो इंसिडेंट के बारे में बात ही नहीं कर रहा था। स्पीक और स्पोकन, स्पोकन तो V3 हो जाएगा बेटा, आपको V4 चाहिए। याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप याद रख सकते हो तो, अदरवाइज यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू प्लीज स्किप दीज क्वेश्चंस। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो हम नेगेटिव मार्किंग नहीं कर सकते, ठीक है। सो आउट ऑफ 23 आपके स्कोर्स चाहिए मेरे को, दिस इज नंबर 24। हार्डली डैश द मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगैन टू रेन। हार्डली के साथ तो सब जानते हैं, क्या जाएगा? हार्डली के साथ क्या जाता है? हार्डली हैड। हार्डली डिड नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हार्डली हैज नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, डिड नहीं होगा। हार्डली हैड द मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगैन टू रेन। हाँ, अगर नो सूनर होता, अगर ये क्वेश्चन नो सूनर होता तो नो सूनर के साथ डिड और हैड दोनों जाता है। डिड होगा तो V1, हैड होगा तो V3, और इन दोनों के साथ जो कंजंक्शन जाएगा वो हमेशा दैन होगा। नो सूनर डिड ही वॉच द मूवी दैन ही बिगैन क्राइंग, नो सूनर हैड ही वॉच द मूवी दैन ही बिगैन क्राइंग, ठीक है। सो हमारे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक होगा, हैड। हार्डली के साथ हैड जाता है, नो सूनर के साथ डिड हैड दोनों जाता है। Write down your scores out of 24. This is number 25. The manager asked dash of the two candidates was more experienced. ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, फिर भी आप लोगों को हमको बताना पड़ेगा। This was taught to you in the concept of relative pronouns. चलिए, मैंने आप लोगों को एक चीज़ सिखाई थी, इफ़ यू रिमेंबर और नॉट। आई गेव यू एन ऑप्शन, डू यू रिमेंबर? आई टोल्ड यू दैट यू हैव सम बॉक्सेस या बुक्स हैं आपके पास। सो बेसिकली यू हैव 3 बॉक्सेस, एवरी टाइम आई ड्रॉ दीज 3 बॉक्सेस, और अब इन बॉक्सेस को हम करेंगे कलर, ठीक है। what are we going to do is that we are going to do colors in these boxes. So one is this green color. I hope you can see the color. Why is it not painting nicely? ठीक है। Another is this bright yellow color. दूसरा yellow color है, एकदम bright yellow color. और जो तीसरा कलर आपके पास था that is going to be say sky blue. तीसरा आपके पास एक sky blue कलर है। आपको याद होगा मैंने आपको इन बॉक्सेस के नेम दिए थे कि ये है बॉक्स ए, ठीक है, जो ग्रीन में है वो है बॉक्स ए, फिर जो येलो में है वो है बॉक्स बी, और फिर जो आपका सी में है वो है बॉक्स सी। तो मैंने आपसे कहा था अपना फेवरेट कलर चूज कर लो, फेवरेट वाला बॉक्स चूज कर लो। तो मैंने आपसे कहा विच वन विल यू टेक, व्हाट डिड आई आस्क यू? मैंने आपसे कहा विच वन विल यू टेक, तुम कौन सा बॉक्स अपने घर लेके जाओगे? विच वन विल यू टेक, यही बोला था ना मैंने। ये कब बोला था मैंने? जब आपके क्वेश्चन में सिलेक्शन और चॉइस आता है। नाउ दिस ऑल्सो इज एप्लीकेबल फॉर ह्यूमंस। अगर हमारे क्वेश्चन में चॉइस और सिलेक्शन आ रहा है, चॉइस और सिलेक्शन आ रहा है, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो विच होगा। विच ऑफ द बॉयज इज योर ब्रदर, इनमें से कौन सा भाई तुम्हारा ब्रदर है, लड़का तुम्हारा ब्रदर है ना। विच ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटिफुल। तो जब भी कभी चॉइस और सिलेक्शन आता है विच। अब मान लो कि यू नो सौम्या सेड मैम दैट वन, आई वॉन्ट दैट वन, येलो वन, तो दैट तब जाएगा जब वो चीज स्पेसिफिक हो जाएगी। सो द मैनेजर आस्क्ड whom कुछ नहीं जाएगा, which box will you take, or which of the two candidates was more experienced.
चाहे पर्सन हो चाहे थिंग हो, अगर सिलेक्शन और चॉइस है तो वहां पर विच का यूज होगा. इज दैट क्लियर? आई वॉन्ट योर स्कोर्स आउट ऑफ 25. दिस क्वेश्चन नंबर 26. Each of the students must submit dash assignments before the deadline. क्या होगा? मैंने आपको क्या सिखाया है? अगर ईच है तो सब्जेक्ट जो होगा वो आपके क्वेश्चन का सिंगुलर होगा और वर्ब भी आपके क्वेश्चन में सिंगुलर होगा. अगर आपके क्वेश्चन में ईच के साथ ऑफ आएगा तो जो आपका सब्जेक्ट है वो तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा. तो यहाँ ऑफ है मैम, तो हमने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट प्लूरल. मस्ट सबमिट हिज असाइनमेंट्स बिफोर द डेडलाइन. हिज, ठीक है, या और हर लगा दो, क्योंकि असाइनमेंट्स लिखा है ना तो सिर्फ हिज नहीं जाएगा. ओ यस, असाइनमेंट होता तो सही जाता, असाइनमेंट्स है ना तो हिज और हर लगा दीजिए, तो आपके क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों है. अब स्टूडेंट में तो बॉय और गर्ल दोनों हो सकता है, तो हिज और हर दोनों आ सकता है, तभी तो असाइनमेंट्स लिखा है, नहीं तो असाइनमेंट होता हिज असाइनमेंट. हिज असाइनमेंट्स नहीं हो सकता, हिज और हर असाइनमेंट्स. ठीक है, क्लियर? Question number 27. The dash schedules have been updated. What is this? Possessive case. आपको मुझे बताना है, apostrophe का रूल है ये. किसका स्केड्यूल अपडेट हो गया है? सिंपल रूल है, अगर हमारे क्वेश्चन में सिंगुलर नाउन आएगा, जैसे राम, श्याम, यशी, ठीक है, तो इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, तो हम बोलते हैं राम्स टी शर्ट, श्याम्स हाउस, यशीज क्लास. अगर आपका नाउन प्लूरल है और एस से खत्म होता है, जैसे बॉयज हॉस्टल, ठीक है, तो किसका हॉस्टल? बॉयज का हॉस्टल. गर्ल्स वॉशरूम. अगर आपके पास प्लूरल नाउन होगा तो अपॉस्ट्रोफी एस के बाद आएगा. अब यहाँ क्लास क्या है? क्लास क्या है? क्लास में अगर आप प्लूरल बनाएंगे तो क्लासेस बनाना पड़ेगा. देखो ये एस से खत्म हो रहा है ना, तो अपॉस्ट्रोफी एस के बाद आएगा, इसका मतलब बाकी सब गलत है. क्लास का स्केड्यूल, द क्लासेस schedules have been updated. हर क्लास का स्केड्यूल अपडेट हो चुका है. द आंसर इज ए. अगर कोई प्लूरल नाउन एस से खत्म हो रहा है, बॉयज, गर्ल्स, क्लासेस, है ना, सो इफ इट इज एंडिंग विद एन एस तो अपॉस्ट्रोफी हमेशा एस के बाद जाएगा. ठीक है. 28. नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स डैश इंटरेस्टेड, नीदर लिखा है, इन परस्यूइंग अ करियर इन लॉ. नीदर का यूज हुआ है, तो नीदर, ईदर, ईच, एवरी, ये सब हमेशा कौन सा वर्ब लेते हैं? सिंगुलर. तो आपके आंसर क्या आ रहे हैं बताइए? आर आएगा, वेयर आएगा, हैव आएगा, नो, इज इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग अ करियर इन लॉ. सिंपल. आउट ऑफ 28 आप लोग अपने स्कोर्स लिखो. दिस इज नंबर 29. The government has introduced new policies to curb the dash of misinformation on social media. क्या करने के लिए गवर्नमेंट ने नए पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया है? पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस, तो आंसर होगा स्प्रेडिंग नहीं होगा, to curb the spread of misinformation. spreads नहीं हो सकता, वाइड स्प्रेड का मतलब होता है जो हर जगह है, जैसे प्लास्टिक इज वाइड स्प्रेड, गॉड इज वाइड स्प्रेड, ऑमनी प्रेजेंट है ना, प्रिवेलेंट, उसको वाइड स्प्रेड बोलते हैं. आंसर होगा स्प्रेड, द स्प्रेड ऑफ मिसइंफॉर्मेशन. क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 30.
The CEO insisted that the meeting dash postponed due to unforeseen circumstances. Now, as always, last question आपका होमवर्क होगा. मेक श्योर कि आप लोग आज के सेशन को ज़रूर रिवाइज करो, क्योंकि हम लोगों ने तो एक तरीके से एरर करेक्शन सॉल्व किया है, अभी तो एरर करेक्शन बचा है. दिस इज सच अ ब्यूटिफुल सेगमेंट गाइज. मेक श्योर यू रिवाइज द सेशन. आई होप आप सबको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो. सेशन पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स के साथ, और चैनल सब्सक्राइब करना. आपको अभी बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे, क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, आपका कोई टॉपिक कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं. थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग, कीप रीडिंग. जय जगन्नाथ.